अब तक आपने सुना, मित्तल जी का देहांत हो चुका है और उन्होंने अपनी पूरी जायदाद रोहन के नाम कर दी है। रोहन जो 3 दिन से अपने घर से दूर था, काव्या से दूर था, वो अपने घर जाता है। अब आगे रोहन को मित्तल जी के जाने के बाद बहुत दुख होता है, पर मित्तल जी ने जो रोहन के लिए किया उसे सोचकर रोहन बहुत खुश होता है। यह बात रोहन काव्या को बताने के लिए 3 दिन बाद अपने घर जा रहा था, पर उसे पता था उसने गलत किया। वो रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि उसने बहुत गलत किया 3 दिन घर न जाकर। वो सोचते हुए बोलता है, मैंने जरा सी बात के लिए काव्य को इतनी बड़ी सजा दे दी, 3 दिन उसके पास नहीं गया, मैं बहुत बुरा हूँ। जब वो ये सब सोच रहा था और सोचते सोचते रास्ते में से गुजर रहा था, उसे एक मन मोह लेने वाली खुशबू आती है। ये खुशबू किसी और की नहीं थी, ये मोमोज की थी। मोमोज जो काव्या को बहुत पसंद थे। रोहन ने सोचा कि काव्या के लिए मोमोज ही लेके चले जाता है। रोहन जल्दी से दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से बोलता है, भैया मोमोज पैक कर दीजिए। वो मोमोज को लेकर के अपने घर जा रहा होता है। वो जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, वो देखता है कि गेट पे तो ताला लगा हुआ है। वो चारों तरफ निगाह घुमाता है कि कहीं काव्या बाहर तो नहीं है, और उसे काव्या कहीं नहीं दिखती। उनके पड़ोस में रहने वाली आंटी के पास में वो जाता है और आंटी से पूछता है, आंटी जी काव्या कहाँ गई, कहीं मार्केट गई है क्या? आंटी रोहन को ऊपर से लेके नीचे तक देखती है, थोड़ी देर रुकती है और बोलती है, अरे भाई रोहन कहाँ थे तुम इतने दिन से? और काव्या भी 3 दिन से यहाँ नहीं है, कहाँ चले गए थे तुम लोग? हमें तो लगा मोहल्ला छोड़ के चले गए। रोहन जैसे ही ये बात सुनता है कि काव्या 3 दिन से घर नहीं है, उसके हाथ से मोमोज की थैली नीचे गिर जाती है और वो शॉक में आ जाता है। जमीन पे गिरने की वजह से मोमोज पूरी तरह खराब हो चुके थे। रोहन उन खराब मोमोज को उठाता है और आंटी को बिना जवाब दिए चला जाता है। रोहन अपने कमरे के पास जाता है। रोहन के पास दाईं जेब में उसके कमरे की एक स्पेयर की होती है। वो उस स्पेयर की को निकालता है और उस ताले को खोलता है। वो ताला खोल के चटकनी खोल के अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है और अंदर का नज़ारा देखता है, वो और चौंक जाता है। वो देखता है कि पूरे घर में कपड़े इधर से उधर बिखरे पड़े हैं। हर जगह पर रोहन के कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है। रोहन जैसे ही बाईं तरफ अपनी नज़र घुमाता है, उसके सामने एक कांच होता है। उस कांच पर एक नोट चिपका होता है। रोहन उस नोट की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि काव्या ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है। उस नोट में लिखा है, मैं काव्या, रोहन तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। शायद इससे ही तुम्हें खुशी मिलेगी। वो मेरी खुशी के लिए तुम मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना। यह नोट पढ़ते ही रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन के आंसू की मोटी सी बूंद काव्या के लिखे नोट पर गिरती है। वो बूंद काव्या के नाम पर गिरती है और उस नाम को मिटा देती है। आज रोहन को उसके माँ बाप की याद आ जाती है, जिसके साथ उसने भी बहुत गलत किया था। वो तुरंत अपने मामा को फोन मिलाता है। घंटी जाती है। रोहन के मामा फोन उठाते हैं। रोहन अपने मामा को बहुत समय बाद कॉल कर रहा था। उसने भी इतने समय से अपने मामा तक को याद नहीं किया था। रोहन जैसे ही हेलो बोलता है, उसके मामा उसकी आवाज पहचान जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और रोहन पर सवालों की बारिश कर देते हैं। रोहन तू कैसा है, कुछ दिक्कत तो नहीं? अगर हो बेटा तो बोल देना, मैं आऊँ वहाँ। रोहन रोते हुए बोलता है, नहीं मामा कुछ दिक्कत नहीं। रोहन को रोता सुन मामा रोहन को एक फटकार लगाते हैं और बोलते हैं, चुप एकदम, क्या बच्चों की तरह रो रहा है? क्या हुआ, चले गई ना वो तुझे छोड़कर? मुझे तो पहले ही पता था। अब आ जा वापस चुपचाप कल पहली ट्रेन से। तेरी माँ कब से तेरी राह देख रही है, पागल हो गई है वो तेरे इंतजार में। वो तेरा बाप तेरी वजह से टेंशन के कारण लखवा गया, उसे पता है? तूने एक बार भी खबर ली उनकी? उनकी छोड़, तूने एक बार भी मुझे कॉल किया, पूछा कि मेरे माँ बाप कैसे हैं? नहीं ना? कितना सताएगा बे तू तेरे बूढ़े माँ बाप को। आजा वापस, वो तुझे अपना लेंगे, वो तेरी तरह नहीं है। रोहन की दोनों आंखें आंसू से भर जाती है। उसके मामा की फटकार सीधे उसके दिल पर लगती है, जो उसे अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। रोहन अपनी भारी आंखें और आंसू भरी आवाज में मामा से कहता है, मामा मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया,
पर मैं अब वापस नहीं आ सकता। रोहन का जवाब सुनते ही रोहन के मामा का चेहरा आश्चर्य से भर जाता है। उनकी दोनों बाहों की दूरी कम हो जाती है और वो आश्चर्य के साथ रोहन से पूछते हैं, क्यों क्यों नहीं आ सकता तू वापस? रोहन अपने आंसू पोंछते हुए मामा जी के सवाल का जवाब देता है, मामा, मित्तल जी नहीं रहे और मेरे कंधों पर उनका सारा कारोबार है। मामा जी को भी एकदम झटका लगता है और वो शॉक करते हुए बोलते हैं, बहुत दुख की बात है बेटा, पर इधर तेरे माँ बाप भी तो अकेले हैं। रोहन कुछ देर सोचता है, फिर मामा से बोलता है, मामा, एक काम करते हैं ना, मैं अपने माँ पापा को यहाँ ले आता हूँ मुंबई में। रोहन के मामा भी खुश होकर बोलते हैं, सही है, अब जा रहा है ना मेरा भांजा सही लाइन पर, जरा भी देर मत कर और कल ही आ जा। रोहन भी आंसू के साथ स्माइल देते हुए बोलता है, थैंक यू मामा, आई लव यू। मामा भी उधर से रिप्लाई करते हैं, लव यू टू भांजे। 1 साल बीत जाता है। समय का पहिया फिर अपना एक पहर बदलता है। इस बीच रोहन मुंबई में एक मकान लेता है और अपने माँ बाप को अपने घर में अपने साथ रखता है। रोहन ने मित्तल जी के बंगले को आज भी वैसा की वैसा छोड़ रखा है और हर हफ्ते बाकायदा खुद बंगले जा करके उस बंगले की पूरी तरह सफाई करवाता है। रोहन अपनी कमाई का एक हिस्सा मित्तल जी के नाम का निकालता है और उस हिस्से को गरीबों की भलाई में लगा देता है। मुंबई में अब मुंबई रेस्टोरेंट का नाम बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। रोहन आज भी मित्तल जी के पीछे यानी बाबूजी के पीछे ही काम करता था। कहने का मतलब उसने मित्तल जी की यानी बाबूजी की बड़ी सी फोटो रेस्टोरेंट में लगा रखी थी, जिसे देख सबको यही लगता था कि बाबूजी आज भी उनके साथ खड़े हैं। उधर काव्या की तरफ, काव्या के रिश्ता दीपक के साथ कुछ महीनों का ही रहा, क्योंकि वो लस्ट से भरा हुआ रिश्ता था। दीपक काव्या की खूबसूरती देख उससे प्यार करता था, पर इंसान की फितरत में ही ऐसा होता है कि उसे जब कोई चीज मिल जाती है तो उस चीज के प्रति उसका लगाव कम हो जाता है। यह फितरत इंसानों में बचपन से होती है। जिस तरह एक बच्चा खिलौने के लिए अपने माता पिता से उसे लेने की जिद करता है और उसे पा लेने के बाद कुछ ही दिनों में उस खिलौने को तोड़ देता है, उसी प्रकार इंसान भी लस्ट से भरे रिश्ते में यही करता है। उसे हम अट्रैक्शन भी कहते हैं। अट्रैक्शन और प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्यार में सामने वाले व्यक्ति के बूढ़े हो जाने के बाद भी वो आपको प्यारा ही लगता है और कभी नहीं बदलता। पर अट्रैक्शन के खत्म हो जाने के बाद सामने वाला व्यक्ति आपके लिए उसी तरह रह जाता है जिस तरह दूसरे व्यक्ति रह जाते हैं। उसमें कोई खास बात नहीं रहती। जो दीपक का अट्रैक्शन था काव्य के प्रति 6 महीने में ही खत्म हो जाता है। वो काव्य को उसी तरह ट्रीट करने लग जाता है जिस तरह वो सभी एम्प्लॉय को ट्रीट करता था। दीपक के मन में उसके प्रति कोई स्पेशल भावना नहीं होती है। ऑफिस में अब एक नई लड़की आई है जो सुंदरता में काव्या को भी टक्कर दे रही है। उसकी घनी काली जुल्फें, मोतियों जैसी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ और दूध की तरह सफेद रंग, सब में अलग ही चमक रहा था। दीपक का दिल उस नई लड़की पर भी आ जाता है। अब वह काव्या को कम भाव दे रहा था और उस नई बंदी को ज्यादा भाव दे रहा था। धीरे धीरे करके काव्या उसके दिमाग से पूरी तरह निकल जाती है। अब जो नई बंदी आई थी वह उसकी नई गर्लफ्रेंड होती है। काव्या को यह देख बहुत बुरा लगता है। वो दीपक को उस नई बंदी के साथ देख रोज रोती भी है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। अभी वो दीपक के साथ उसके घर में ही रह रही है, पर उसे ऐसा फील होता है जैसे मानो वो किसी पराये घर में रह रही है, क्योंकि दीपक उस लड़की को रोज रात को अपने घर लाता था। काव्या को अपने किए पर पछतावा होता है। वो कोने में बैठकर रोती रोती रोहन के बारे में सोचने लग जाती है। यह पहली बार था जब काव्या को रोहन की याद आती। काव्या की यादों में उसे रोहन के साथ बचपन में बिताई एक पल याद आता है जब वे दोनों 12 साल के थे। काव्या इंदौर अपनी नानी के यहाँ अपने फूफा जी के लड़के के साथ आई हुई थी। उस लड़के के साथ एक और लड़का था। रोहन, काव्या, उसका भाई और वो लड़का तीनों साथ में एक गेम खेलने का सोचते हैं। काव्या का भाई बोलता है, अपन एक टीम बना लेते हैं और टीम बनाकर
गुड़िया बनाने का कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कौन कितनी अच्छी गुड़िया बनाता है। काव्या का भाई और उसके साथ जो लड़का आया था वो एक टीम में हो जाते हैं और रोहन को भी अपनी टीम में आने का बोलते हैं, पर रोहन काव्या की तरफ इशारा कर बोलता है, काव्या की टीम में कौन रहेगा? एक काम करता हूँ, मैं काव्या की टीम में रह जाता हूँ। रोहन की इस बात को सुनकर दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तू लड़की है क्या? लड़की की टीम में रहेगा? पागल है क्या? हमारी टीम में आ। पागल है क्या? तू लड़की के साथ रहेगा? लड़की तो नहीं है तू। रोहन उन दोनों की बात को इग्नोर मार करके काव्या की टीम में चला जाता है। चारों एक बरगद के पेड़ जिसके नीचे भोलेनाथ जी का एक छोटा सा शिवलिंग होता है, वहां गुड़िया बनाने लग जाते हैं। काव्या और रोहन दोनों साथ में मिलकर गुड़िया बनाते हैं। काव्या रोहन की तरफ देख रही थी। वो देख रही थी कि रोहन बहुत खुश है और वो रोहन से एक सवाल पूछती है। रोहन, एक सवाल पूछूं तुझसे मैं? रोहन गुड़िया बनाते बनाते बोलता है, बिल्कुल पूछो ना, क्या बात है? काव्या थोड़ा रुकती है, एक हाथ से अपने बालों को पीछे करती है और दूसरे हाथ से पास में पड़े छोटे पत्थरों से खेलते हुए बोलती है, रोहन तू उनकी टीम में क्यों नहीं गया? तुझे पता है ना वो तुझे अब लड़की लड़की बोलेंगे। रोहन एक स्माइल देता है और बोलता है, तो क्या हुआ? किसी दूसरे की वजह से आपका साथ छोड़ दूं? लो, बन गई अपनी गुड़िया। दोनों टीम अपनी अपनी गुड़िया दिखाते हैं। दोनों टीम अपनी अपनी गुड़िया दिखाते हैं, पर रोहन और काव्या ने जो गुड़िया बनाई थी वो बहुत ही सुंदर थी, जिससे रोहन और काव्या बहुत खुश हो जाते हैं और उछलने लगते हैं। पर काव्या का भाई उनकी खुशी नहीं देख पाता है और वो काव्या की गुड़िया छिनाता है और उसे तोड़ देता है, जिससे काव्या जोर से रोने लग जाती है और वो दोनों भाई उसे रोता छोड़ जाने लगते हैं और रोहन को बुलाते हैं, पर रोहन उनको मना कर देता है और काव्या के पास जाता है और उसके आंसू पोंछता है और बोलता है, मत रो काव्या, अपन एक और गुड़िया बना लेंगे, चुप हो जा। पर आज काव्या को फिर किसी दूसरे की वजह से आंसू आए, पर वहां रोहन नहीं है काव्या के आंसू पोंछने के लिए। यह सोचकर काव्या को रोहन की बहुत याद आने लग जाती। अब काव्या की आंसू का हर एक बूंद रोहन की यादों का गिर रहा था। उस रात वो रोहन को पूरी रात याद करती रही। अगले दिन वो दीपक को एक लेटर लिखती है और दीपक का घर और उसका काम हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने फ्लैट में रहने चली जाती है, जो उसने अपनी सैलरी से बचा करके लिया था।